हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज है 9 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पर, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। साथियों, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप इसे अपने टेलीग्राम पर यूके स्टडी सर्कल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, कल है संडे और प्रत्येक संडे को, हर रविवार को यूके स्टडी सर्कल द्वारा एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन कराया जाता है यूके SSSC और यूके PSC की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए, जिसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, हिंदी और जनरल मैथ्स रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का 8वां भाग कल शाम को 3 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका टेस्ट लिंक भेजा जाएगा। आप लोगों में से जो भी इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं वे यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की 158वीं जयंती को उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी स्वामी विवेकानंद, सी अरविंद घोष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। राज्य में इस वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती को युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान वाले को 75,000 रुपये और तृतीय स्थान वाले को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप भी यदि किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। साथियों, यह पुरस्कार जो होगा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर जो कार्यक्रम होगा उसके दौरान इन पुरस्कारों को प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय कैंपस में की जाएगी? ऑप्शंस हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय या फिर पतंजलि योगपीठ विश्वविद्यालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गढ़वाल विश्वविद्यालय। उत्तराखंड के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना गढ़वाल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी, श्रीनगर या फिर टिहरी में से किसी एक कैंपस में की जाएगी। ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। बात करें यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की। गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी 1973 में और 1989 में इसे हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर गढ़वाल विश्वविद्यालय, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, ये नाम इसे 1989 में दिया गया और उसके बाद 15 जून 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की परियोजनाओं के लिए होने वाले ग्लोबल टेंडर में किन कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है? ऑप्शन है निजी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पड़ोसी राज्यों की कंपनियां या फिर पड़ोसी देशों की कंपनियां। सही आंसर है ऑप्शन डी, पड़ोसी देशों की कंपनियां। राज्य में हाल ही में खरीद नियमावली में संशोधन किया गया और इस संशोधन के बाद अब राज्य की परियोजनाओं में पड़ोसी देशों की कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी कंपनी या फर्म को परियोजना के टेंडर में अगर शामिल होना है तो शामिल होने से पहले उसे ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वो किसी दूसरे देश में, हमारे किसी भी पड़ोसी देश में पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। इस आशय का एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा टेंडर वाली जो संस्था होगी उसके पास।
ये मुख्यतः पड़ोसी देशों में ये चीन के लिए स्पेशली किया गया है, क्योंकि चीन के साथ हाल ही में बहुत ज़्यादा सीमा विवाद रहा है और इसी की चलते कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार द्वारा भी विदेशी कंपनियों के देश में निवेश संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था और उसी के अनुरूप यह जो निर्णय लिया गया है वो भी उत्तराखंड सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अब सरकारी विभागों में जो भी खरीद फरोख्त होती है किसी भी विभाग के लिए, तो उसके दौरान भी जिस कंपनी को या जिस फर्म को ये टेंडर मिलेगा तो उसे भी ये प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीन में निर्मित या असेंबल्ड नहीं है, यानी मेड इन चाइना या असेंबल्ड इन चाइना नहीं होनी चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी को उत्तराखंड में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि परिचय सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा। और सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। पंचायत स्तर के नेतृत्व को लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से लोकसभा सचिवालय द्वारा 8 जनवरी 2021 को यानी कल उत्तराखंड के देहरादून में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन परिचय सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। यह परिचय सम्मेलन कार्यक्रम संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान इसकी ओर से देश भर में आयोजित किए जाएंगे और इसकी शुरुआत जो है, पहली शुरुआत इसकी उत्तराखंड से की गई है, यानी कल ही 8 जनवरी को देहरादून में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। परिचय सम्मेलन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा के कामकाज के तरीके से परिचय कराया गया और उन्हें पंचायतों के महत्व, उनके अधिकार और पंचायतों से राज्य व देश के विकास में क्या इनकी भूमिका होगी उस पर जानकारी दी गई। और इसके लिए पूरे राज्य भर के जो भी पंचायत प्रतिनिधि थे उनमें से 405 प्रतिनिधि तो व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित रहे और बाकी अन्य को, जो कि 9000 से अधिक थे, इन्हें वेब लिंक के माध्यम से सम्मेलन से जोड़ा गया। सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण, ये इसकी थीम रखी गई थी। ये जो सम्मेलन होगा देश भर में आयोजित कराया जाएगा और इसके अंतिम चरण में दिल्ली में देश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों का 2 दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा या फिर अभिनय। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा के क्षेत्र में। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक, बेसिक और इंटरमीडिएट जो टीचर्स हैं इंटरमीडिएट के, उनको शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नियमानुसार इस पुरस्कार हेतु शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हर जिले से एक प्रारंभिक यानी एक बेसिक से और एक माध्यमिक से एक शिक्षक का चयन इसमें किया जाता है। लेकिन ये जो पुरस्कार है इसके लिए शिक्षा विभाग पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि इसमें शिक्षकों के जो चयन होते हैं वो सिफारिश के आधार पर किए जाते हैं, न कि योग्यता के आधार पर। और इस संबंध में कुछ शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में इसके लिए शिकायत भी की गई है। तो यही सब देखते हुए अब जो है उत्तराखंड सरकार इसमें जो शैलेश मटियानी पुरस्कार की चयन प्रक्रिया है इसमें बदलाव करने जा रही है। वर्तमान में इसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो शिक्षकों के परीक्षा परिणाम होते हैं, यानी उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के जो परीक्षा परिणाम होते हैं और उनके द्वारा किए गए कुछ इनोवेटिव शैक्षणिक कार्य हैं, उसके आधार पर जिला समिति द्वारा उनको अंक प्रदान किए जाते हैं। और यहीं पर कुछ शिक्षकों को इसमें जो है उन्हें आरोप लगाया कि हमारे साथ जिला समिति द्वारा भेदभाव किया जाता है, तो इसलिए अब ये जो प्रक्रिया है इसको बदला जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को या फिर 12 जनवरी को। सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 जनवरी को, यानी आज मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य उन प्रवासी भारतीयों को सम्मान देना है, मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। 9 जनवरी 2015 को
सॉरी 1915 होना चाहिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसीलिए 9 जनवरी को, इसके लिए 9 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन चुना जाने का कारण यही था कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत एक प्रवासी के रूप में। और यह दिवस सर्वप्रथम सबसे पहले कब मनाया गया? 2003 में। आज मनाया जा रहा है और आज मनाए जा रहे इस प्रवासी भारतीय दिवस की जो 2021 की थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इस योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई या फिर आरबीआई। सही आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ यानी भुगतान अवसंरचना विकास कोष इस योजना के संचालन की हाल ही में घोषणा की है। इसके द्वारा देश में पॉइंट ऑफ सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा और ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोड में इसे बढ़ाया जाएगा। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कितने समय का होगा? ऑप्शंस हैं 5 वर्ष का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का या फिर 10 वर्ष का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष का। सभी जितने भी अस्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के, उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें स्थायी नहीं होगा, ये अस्थायी होगा। सॉरी फॉर प्रिंटिंग मिस्टेक। इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। इस दौरान जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये हैं टीएस तिरुमूर्ति, इनके द्वारा वहां पर तिरंगा झंडा लगाया गया। भारत ने अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार यूएनएससी की सदस्यता ग्रहण की है, यानी इसके पहले 7 बार भारत अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है। भारत के साथ ही नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड और मैक्सिको भी यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। बात करते हैं यूएनएससी के बारे में। तो यूएनएससी, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये इसका लोगो है। यूएनएससी जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके सदस्यों की संख्या है 15, जिसमें से 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इनका जो चयन किया जाता है वो 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। 2-2 वर्ष के बाद ये चेंज होते रहते हैं, जैसे कि अभी 5 नए देश इसमें बने हैं भारत सहित। तो ये जो 5 स्थायी देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 स्थायी देश हैं और इन्हें कुछ विधि के मामलों में वीटो का अधिकार भी प्राप्त है और इस अधिकार के कारण ये जो है बाकी सारे देशों पर भारी पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जलमार्ग सुधार के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया गया है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, एडीबी या फिर आईएमएफ। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन और संरचना में सुधार हेतु 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो परियोजना है उस पर हस्ताक्षर का समझौता किया गया है। विश्व बैंक के द्वारा इसके लिए ऋण प्रदान किया जाएगा 105 मिलियन डॉलर का, और ये जो है प्रदान किया जाएगा 17 वर्ष के लिए, जिसमें 7 साल की अनुग्रह अवधि भी शामिल है। यह परियोजना राज्य में नदी परिवहन के आधारभूत ढांचे में सुधार करने में सहायक होगी और इससे राज्य के विकास में भी सहायता मिलेगी। बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। विश्व बैंक बेसिकली ये 5 बैंकों का, 5 संस्थाओं का समूह है। तो जुलाई 1944 में इसकी
स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। हाल ही में 79 वर्षीय सत्यपॉल का निधन हो गया। आपने बताना है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ऑप्शंस हैं अभिनेता, राजनेता, फुटबॉलर या फिर फैशन डिजाइनर। सही आंसर है ऑप्शन डी, फैशन डिजाइनर सत्यपॉल। ये हैं सत्यपॉल, हाल ही में इनका निधन हो गया है 79 वर्ष की अवस्था में। भारतीय साड़ी को नई पहचान देने वाले मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपॉल का हाल ही में 79 वर्ष की अवस्था में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय हथकरघा उत्पादों को विदेशों में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1980 में उनके द्वारा भारत में पहला साड़ी बुटीक ला अफेयर शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है, यानी माइनस में रहा है। और हमारे व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं रवि पवार, रविंद्र कुमार, निशा गोस्वामी, दीपा नेगी, अक्षय कंडारी, कार्तिकेय रावत, प्रीति नेगी, यूके स्पेशल स्टडी, योगिता भट्ट, नवीन भट्ट, पंकज सिस्टल, सविता धामी, सुमन टमटा, प्रबेंद्र रावत, हिमांशु सिंह धामी, अमित नेगी, अशोक कोहली, अजय उपाध्याय, प्रिंस परिहार, चंचल मेहर, शैलेश आर्या, वर्षा भंडारी, रजनीश रावत, पुष्पा राणा, दीप बेडवाल, खतीजा मलिक, सोनी रिखारी, ऋतु चौहान, हेमराज गेड़ा, अंकित कुमार आर्या, हर्षिता नेगी, पम्मी कंडारी, बिस्ट पिंकी बिस्ट, अनीता चंद, शीतल गोस्वामी, नेहा पांडे, योगेंद्र सिंह, हेमा रावत, साइंस लर्नर रघुवीर बिस्ट, अरुण गुसाई, रोशन चौधरी, खुशी बुधौरी और गीत बिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी अल्मोड़ा और पौड़ी दोनों में ही ऋणात्मक रही है दशकीय वृद्धि दर। 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड के दो जिलों पौड़ी और अल्मोड़ा की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही है। दशकीय वृद्धि दर अल्मोड़ा में रही -1.28 और पौड़ी में रही -1.41। दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही का मतलब है कि 2001 के मुकाबले 2011 में यहाँ की जो जनसंख्या है वो कम हो गई। तो कम होने के पीछे इसका एक प्रमुख कारण पलायन भी रहा है। तो सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी में होता है, इसलिए यहाँ सबसे जो वृद्धि दर रही वो सबसे कम रही, माइनस में रही, -1.41। इस दौरान पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में जो वृद्धि दर रही वो 18.8% और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई उधमसिंह नगर में। तो ये दशकीय वृद्धि दर इसमें 33.45, 33.45% दशकीय वृद्धि दर रही। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है हिल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा, या वीडियो से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आपके पास हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, कल रविवार को शाम 3 बजे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के 8वें भाग का लिंक हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल पर डाला जाएगा। तो आप लोगों में से जो भी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यूके स्टडी सर्कल आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।